नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसते कोसते राहुल गांधी देश हो या विदेश हर मन से हिंदुस्तान के लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं। नए साल में भी राहुल गांधी ने फिर से लोकतंत्र वाला पुराना राग अलापा। इस बीच बीजेपी दफ्तर को आग लगाने का कथित एआई पोस्ट कांग्रेस की एक स्टेट यूनिट ने डाला, बाद में उसे हटा भी लिया, लेकिन मंशा तो सामने आ गई, ऐसा बीजेपी का आरोप है। दर्शकों, आज मकर संक्रांति है। पूरे देश में इस त्योहार को अलग अलग नाम से मनाया जाता है। गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण कहते हैं तो दक्षिण भारत में पोंगल कहते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस त्योहार में शामिल हुए। पंजाब और हरियाणा में इसे लोहड़ी और माघी कहा जाता है। असम में माघ बिहू या भोगाली बिहू कहा जाता है। गांव के लोग बांस और घास के भेलाघर और मेजी बनाते हैं, जिसे उत्सव के अंत में जला दिया जाता है। बीजेपी का आरोप है कि असम कांग्रेस ने जो भेलाघर की तस्वीर पोस्ट की, उसे एआई से बीजेपी दफ्तर की तरह हूबहू बना दिया। पोस्ट में असम बीजेपी दफ्तर को जलते दिखा भी दिया और लिखा, हमारी धरती की बुराइयों को ये आग भस्म कर दे। यानी कि कहना क्या चाहती थी कांग्रेस ने पोस्ट में सो कॉल्ड बीजेपी दफ्तर को अशुभ बताया। बाद में विवाद बढ़ते देख पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। बीजेपी असम कांग्रेस के इस पोस्ट को नफरत की दुकान बता रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। अब सवाल है कि राहुल गांधी के सो कॉल्ड लोकतंत्र बचाओ में अपने विरोधियों के लिए ऐसी नफरत की आग है कि उनके दफ्तर तक बर्दाश्त नहीं हो पा रहे। आज ही एक और बात जमीयत उलेमा-ए हिंद के चीफ और मुस्लिम स्कॉलर मौलाना मदनी ने कांग्रेस के सियासी हालात पर कही है। मौलाना अरशद मदनी ने बीजेपी के उत्थान का और कांग्रेस के पतन पर बहुत बड़ी टिप्पणी की है। क्या कहा वो आगे बताऊंगी, लेकिन दर्शकों मैं ये याद दिला दूं कि असम में इसी साल चुनाव है। प्रियंका गांधी असम विधानसभा चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष भी है। गौरव गोगोई असम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। डीके शिव कुमार और भूपेश बघेल पर्यवेक्षक हैं। यहाँ कथित एआई तस्वीर वाला विवादित पोस्ट किया जाता है, वहां ये सारे दिग्गज बैठे हुए हैं। तो ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, क्या राहुल के लोकतंत्र बचाओ में विरोधियों के दफ्तर को जलाने की मंशा है? ये सवाल आज पब्लिक का है। जमीयत उलेमा-ए हिंद के चीफ और AIM-PLB के वाइस प्रेसिडेंट अरशद मदनी को कौन नहीं जानता। आज ही मदनी साहब ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, जिसमें कांग्रेस की नीति पर सवाल उठाए गए हैं। मदनी का पोस्ट लंबा है, लेकिन कांग्रेस को लेकर क्या लिखा है उसके कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रख रही हूं। मदनी लिखते हैं, आजादी के बाद कांग्रेस ने अपने शासनकाल में धर्म के आधार पर नफरत की राजनीति पर लचकदार नीति अपनाई। उसने देश और संविधान दोनों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। मदनी ने आगे ये भी लिखा है कि एक दुखद सत्य है कि कांग्रेस के नेताओं ने पहले दिन से धर्म के आधार पर नफरत की राजनीति के विरोध में एक लचकदार नीति अपनाई, सांप्रदायिक शक्तियों के साथ नरमी भी बरती। मौलाना मदनी यहाँ सांप्रदायिक ताकतों को महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सवाल मौलाना मदनी से भी है कि उनके लिए सांप्रदायिक ताकतों से मतलब क्या एक तरफा है? क्या वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यकों को फिर से डराने का काम शुरू हो गया है? क्योंकि बंगाल और यूपी दो बड़े राज्यों में चुनाव आ रहा है और कांग्रेस से कंपटीशन जरूरी है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस का तो सुपड़ा लगभग साफ ही है, तो मुस्लिम वोट वहां से निकाल कर कहीं और ले जाना है। हालांकि 2 दिन पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि जो लोग
जो लोग सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट हासिल करते हैं, इन्हीं लोगों ने गरीबों, दलितों और मुसलमानों का बड़ा बेड़ा गर्क किया है। सुनिए ओवैसी ने क्या कहा। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि सेक्युलरिज्म के माने क्या है। मैं जब कहता हूं कि जो लोग सेक्युलरिज्म की मिसाल देकर वोट हासिल करते, सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया इन्होंने दलितों का, मुसलमानों का, तो यही लोगों ने किया। मदनी साहब देश का माहौल खराब करने के लिए सांप्रदायिक ताकतों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन मदनी या ओवैसी साहब तब चुप्पी साध लेते हैं जब दूसरी तरफ से सांप्रदायिक ताकतों को रोकने की बात होती है। ऐसे कई मौकों पर ये विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। मतलब नौबत ऐसी है कि चित भी मेरी पट भी मेरा। मैं पूछती हूं मदनी या ओवैसी जी से, असम कांग्रेस के उस नफरती पोस्ट पर आप क्या कहेंगे? ये आपको नजर नहीं आया? नफरत की आग वाली ये कैसी मोहब्बत की दुकान है? बीजेपी इसे लेकर क्या कह रही है वो आप खुद सुनिए। केवल नफरत की भाईजान और धमकी की भाईजान है। गाली गलौज और हिंसा करने के बाद अब कांग्रेस ने असम में अपने नेताओं को भड़काया है कि वो जाकर बीजेपी के दफ्तर को और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को आग लगा। उन्होंने एक प्रकार से अपने वोट बैंक को ये हिदायत दी है कि जाकर वो असम में बीजेपी के कार्यालय को आग लगा दे। असम कांग्रेस का ट्वीट ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी एक मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी की कांग्रेस का चरित्र देश विरोधी है। मैं आपको यह भी फैक्ट बता दूं कि असम कांग्रेस ने यह पोस्ट डिलीट कर दिया है, और डिलीट करने का मतलब है कि पोस्ट कहीं ना कहीं गलत था, यह भी वो मान रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने पोस्ट को लेकर चुप्पी क्यों साधी हुई है, यह समझ में नहीं आया। प्रियंका गांधी ने भी पब्लिकली कुछ नहीं बोला, जबकि वो असम में ही स्क्रीनिंग कमेटी की हेड है। दूसरी तरफ राहुल गांधी लोकतंत्र खतरे में है वाली पुरानी डफली बजाते नए साल पर भी नजर आए। सुनिए, लेकिन जरा ये सोचिए कि लोकतंत्र खतरे में होता है तो क्या कांग्रेस पार्टी ऐसी एआई तस्वीर बनाकर किसी दूसरे विरोधी पार्टी के दफ्तर को आग के हवाले करना दिखा सकती है, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? लेकिन राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के खिलाफ नैरेटिव सेट करना है। सुनिए कल उन्होंने क्या कहा। One of the things that I have been talking about is the attack on our democratic foundations. Yes. India is a democratic country, Yes, sir. but today our democratic system is under attack. Democracy is voice. So democracy is the idea that you should have a voice, Yes. I should have a voice, all these people should have a voice, all those children in front of us should have a voice. Yes. So democracy is what gives India its voice. Yes. And I've been saying that our democratic structure is under attack, and so our voice, the voice of our people is under attack. Yes. And it is under attack by those in government. मोदी विरोधियों के लिए ये पहला मौका नहीं। नफरत की आग तो ऐसी है कि कभी मोदी की कब्र खोदने की बात करते हैं, कभी मोदी की मां को सरेआम गाली देते हैं। माफ कीजिएगा, भाषा ऐसी कि कोई दुर्योधन दुशासन से तुलना करता है। कई बार तो मोदी को कोसते कोसते देश तक को कोसने लगते हैं। माफ कीजिएगा। कुछ विरोधी तो ऐसे हैं जो शर्जील इमाम को उमर खालिद जैसे दंगे के आरोपियों को स्कॉलर बता देते हैं। ऐसे में कोई इन्हें मुसलमानों का रहनुमा भी बताता है। मैं कितना गिनाऊं, गिनाते गिनाते टाइम खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि विपक्ष के नेताओं का लोकतंत्र सत्ता पक्ष के लोकतंत्र से अलग है क्या? ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। आज पब्लिक के सवाल नंबर 1, राहुल के सो कॉल्ड लोकतंत्र बचाओ एजेंडे में विरोधियों का दफ्तर जलाने की मंशा क्यों? सवाल नंबर 2, कांग्रेस की नीति पर
सवाल उठाने वाले मौलाना मदनी किसे सांप्रदायिक ताकतें कहकर डर फैला रहे हैं? और सवाल नंबर 3, वोट बैंक के लिए सेक्युलरिज्म की दुकान। क्या ओवैसी के बाद मदनी ने कांग्रेस का नैरेटिव एक्सपोज किया? ये सवाल आज पब्लिक के हैं। जवाब देने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, करण वर्मा राजनीतिक विशेषज्ञ, आईपी सिंह जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, एडवोकेट उमर जुनैद पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, डॉक्टर फहीम बेग मुस्लिम स्कॉलर और एक्टिविस्ट हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल अश्विनी कुमार मिश्रा कांग्रेस के नेता को जाता है। मैं पूछना चाहती हूं, असम कांग्रेस बीजेपी का दफ्तर जलाती है, ये मोहब्बत है आपकी? ये संविधान की जो बातें करते हैं, ये संविधान में लिखा है कि अपने विरोधियों के दफ्तर जला दो। कितना बड़ा दिल है आपका, जहां मंशाएं यही दिखती हैं, इसको जला दो, उसकी कब्र खोद दो। ये कैसी मोहब्बत है आपकी अश्विनी कुमार मिश्रा जी? नाविका जी, गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स एंड फेलो पैनलिस्ट। सभी देशवासियों को मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल और जितने भी सारे फेस्टिवल हैं, सबकी शुभकामनाएं। आपने शुरुआत चूंकि राहुल गांधी जी के डेमोक्रेटिक सिस्टम से की, तो मैं उसी की बात करता हूं कि देश में लोकतंत्र को खतरा क्यों है। माननीय राहुल गांधी जी क्यों बार बार बोल रहे हैं कि देश में लोकतंत्र को खतरा है? देश में लोकतंत्र की मूल व्यवस्था होती है वोट एक व्यक्ति का अधिकार होता है। भारतीय जनता पार्टी जिसको महज 18 से 20 करोड़ वोट मिले, वो 150 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। वो 18 से 20 करोड़ जो वोट मिले हैं वो भी ट्रांसपेरेंटली नहीं मिले हैं। तो एक मूलभूत व्यवस्था जहां 150 करोड़ लोग हैं, वहां पर 18 से 20 करोड़ लोग जो भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसपेरेंट तरीके से वोट भी नहीं किए हैं, वो प्रतिनिधित्व करके ऐसा एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, देश में एक ऐसा आग लगाने का माहौल बनाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है, और कहीं ना कहीं एक देश को एक ऐसा माहौल दिया जा रहा है कि देश को बहुत बड़ा खतरा है। आप देखिए कैसा नैरेटिव चल रहा है कि सनातनी सोए हुए थे, हिंदू सोया हुआ था, 2014 के बाद हिंदू जाग गया। तो कहीं ना कहीं हर चीज को लाकर के, कोर विषय से हटा करके राजनीति का पूरी तरीके से ध्रुवीकरण हो रहा है नाविका जी, और ये ध्रुवीकरण देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। यही राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने या इनकी आइडियोलॉजी ने की थी आजादी से पहले। जिन्ना के साथ मिलकर देश के 2 टुकड़े करने का काम किया, तो अब से यही देश के 2 टुकड़े क्या बात कर रहे हैं आप? रही बात अश्विनी जी भावनाओं में मत बहिए। मैं तो आपसे ये पूछना चाह रही थी अश्विनी जी, मदनी साहब तो कह रहे हैं कि सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ने आपने दिया, सांप्रदायिक ताकतों के साथ लचीले तो आप हुए, तो इससे आप क्या बने? और शहजाद पूनावाला, मैं पूछना चाहती हूँ, आजकल क्या सब पहचानने लग गए हैं कि कांग्रेस से कुछ ना हो पाएगा, इसलिए कांग्रेस को पीछे हटाने की एक जद्दोजहद शुरू हो गई? देखिए, सबसे पहले नाविका जी आपके सभी दर्शकों को संक्रांति, पोंगल, आने वाले ओणम सबकी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पर बिहू के नाम पर जो आज किया गया है कांग्रेस के द्वारा, सबसे पहले तो ये तो मेरा दुर्भाग्य कि मैं असम जैसी महान भूमि में पैदा नहीं हुआ, पर मग बिहू के समय पर भेला घर बनाकर ये एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाते हैं हे के साथ, और उसमें जो है सूर्य देवता को अर्पण किया जाता है, घी, दाल, चावल, उसको बोलते हैं मेजी। उसमें हम लोग जो है थैंक्स गिविंग करते हैं, उसको डिस्ट्रक्शन का सिंबल बनाकर बीजेपी के दफ्तर को आग लगाने का दृश्य। मतलब ये एंटी असम भी है, ये पाईजान पार्टी एंटी असम भी है, और ये एंटी संविधान भी है। जुबान पर संविधान, मन में नफरत की दुकान। और कहां से आती है नफरत, सुनिए। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे। ये है नफरत का सोर्स, ये सिंगल सोर्स ऑफ नफरत जो है ना, ये राहुल गांधी है। राहुल गांधी की पार्टी वाले क्या बोलते हैं, कब्र खुदेगी मोदी की। आपको याद है नाविका जी, टाइम्स नाउ ने एक एक्सक्लूसिव बड़ी स्टोरी अभी 2-4 दिन पहले की थी। जेएनयू में शर्जील और उमर को जब सुप्रीम कोर्ट बेल रिफ्यूज किया, तो टाइम्स नाउ का कैमरामैन था, अच्छा था, उसने कैप्चर कर लिया। वहां पर ये जो लेफ्ट इकोसिस्टम, कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग क्या नारे लगाते हैं कि मोदी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, और उदित राज आकर डिफेंड करते हैं। 150 गालियां मोदी जी को, उनकी जाति को, उनकी माता जी को मारने की, हिटलर की मौत मिलेगा। तो ये सारी कहानी जो है ना, ये राहुल गांधी ने, इसीलिए ट्वीट तो डिलीट कर दिया। मंशा कहां डिलीट करेंगे नाविका जी, मंशा डिलीट नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूं अश्विनी मिश्रा यहां पर ज्ञान बांटना बंद कीजिए और बोले राहुल गांधी के बयान को कंडेम कर देंगे आप? नहीं करेंगे, यहीं से आता है। आप पहले ये बता दीजिए, पहले आप जब बोलते हैं मैं नागपुर में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ हूं, तब आप
खुशनसीब हो जाते हैं। अब आप बदनसीब हो गए क्योंकि आप आसाम में पैदा नहीं हुए। आप भी मोदी जी की तरह बोले जा रहे हैं भाई, नैरेटिव को कहीं ना कहीं गोल गोल घुमाते रहते हैं। देश में जो माहौल बना रखा है आपने, देश में जो सांप्रदायिकता का माहौल बना रखा है, जब हम होली अरे पे आपके होली वो पे- मैं तो होली पे अश्विनी मौलाना जी- साहब का बयान मैं देख लो तो भाई, वो तो मैंने अश्विनी करण के जी लिए छोड़ सवाल दिया। आपसे पूछ रही हूँ। हम बोलते हैं अपने चलिए अंदर के रावण को अगर आप मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं तो आप लोगों के दफ्तर जलते हुए क्यों दिखा रहे हैं? आपको तो मोहब्बत जाहिर करनी चाहिए। खुद कर नहीं पा रहे, दूसरों में ऐप ढूंढ रहे हैं। ट्वीट डिलीट किया नाविका, आप ट्वीट क्यों डिलीट किया? आईपी सिंह जी से मैं पूछना चाहती हूँ। आईपी सिंह जी, मैं जानती हूँ कि इस मुल्क में जहां पर हम रहते हैं वहां लोकतंत्र बहुत स्ट्रांग है। लोकतंत्र में एक सत्ता पक्ष है, एक विरोधी पक्ष है। अब विरोधियों को पूरा पूरा हक है कि वो मुश्किलें निकालें, वो क्रिटिसाइज करें, वो पॉइंट आउट करें क्या क्या फेलियर्स हैं सरकार के। ये सब आपके इख्तियार में है, ये सब कुछ आपका हक बनता है। लेकिन ये नफरत नहीं है कि किसी के दफ्तर को जलाने को ही आप विरोध समझें, आप किसी की कब्र खोदने को विरोध समझें। मैं पूछना चाहती हूं, मतभेद हो सकते हैं, आइडियोलॉजीज अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो वाजपेयी जी ने एक बार कहा था, मनभेद नहीं होने चाहिए। यहां तो मुझे लगता है एक दूसरे के बारे में हम ये कामना करने लग गए हैं कि भाई तुम हो तो हो क्यों, जिंदा हो तो हो क्यों, एग्जिस्ट करते हो तो क्यों करते हो, दफ्तर जलाने का मतलब क्या है कि नामो निशान मिटा देंगे। क्या ये सोच, ये परंपरा सही है? नाविका जी, 1.5 दशक हो गया आप देश की मुख्यधारा में, मीडिया की मुख्यधारा में मुखर रूप से रही हैं। सर लेकिन मैं तो मीडिया से बार 1.5 बार दशक सवाल से होते नहीं हैं। हूं, 3.5 दशक से हूं। मैं 1.5 दशक से मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, तो मैं 1.5 दशक की बात करूं। हाँ, निश्चित तौर से आप 2, 2.5, 3 दशक से मीडिया जगत में है, दिग्गज हैसियत आप रखती हैं। तो मेरे सवाल ये है कि उसी मीडिया से मेरे सवाल हैं कि एशिया की सबसे कमजोर परफॉर्मेंस देने वाली हमारा रुपया, हमारी करेंसी, हम बताइए हम कहां खड़े होते हैं? आज चीन डंके की चोट पर कहता है कि साहब हमने सरप्लस $1.2 ट्रिलियन का हमने बजट वाले कागज अकेले दुनिया में हमने एक्सपोर्ट किया, और हम कहीं न कहीं हम भी 10% लगभग के आसपास हैं। हम कहां खड़े? क्या इस पर हम चर्चा नहीं कर सकते? हमारा रुपया गिर रहा है, हमारा एक्सपोर्ट लगातार डाउन हो रहा है, क्या हम इस पे चर्चा नहीं कर सकते? गलवान घाटी, एक्सपोर्ट हाई घाटी है में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। क्या उसको लेकर जिस तरह से आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बीजेपी के दफ्तर में आकर बैठकर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जब वन पार्टी सिस्टम है, जिसके तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है देश में, लोकतंत्र का गला घोटकर सिर्फ वन पार्टी सिस्टम की तरफ जा रही है। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग ने राज्यों में हैक कर लिया। जिस तरह से कांग्रेस का आईटी आईपी सिंह जी, आपके तार किधर से किधर जुड़ रहे हैं? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नहीं आई हमारे दफ्तर, सरकार ने हैक वो कर आपके लिया। साथ बैठी है। आप एक बार भाई शहजाद पूनावाला भाई बॉडी बिल्डर है, दिखा रहे, मैं तो देख है, रहा हूं, बॉडी है, वो भगवान ने दिया है, हनुमान जी का भक्त हूं मैं। जिस तरह से आप कर रहे हैं, आप बताइए बीजेपी की तो ये पॉलिसी है, हाँ। और आरएसएस भी ये चाहता कि आप जैसे लोग घर वापसी करें। तो ये बताइए, अभी तो नीला पीला आपसे पहन के आ रहे हैं, या आप घर वापसी कब कर रहे हैं? सर हम घर छोड़ के नहीं गए ना कभी, हम अपने देश को मानते हैं, सनातन संस्कृति को मानते हैं। 2009 की सभी सोशल मीडिया सर हम सनातन को मानते हैं, हम यादव को हिंदू नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते। आईपी सिंह जी, मैं कुछ बातें यहाँ साफ कर दूं। आपने जो मुद्दे उठाए, रुपया, पैसा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सब पर बात होगी, बजट भी आ रहा है। हम कोई मुद्दा छोड़ते नहीं, हर मुद्दे पर हम बात करते हैं, बहस करते हैं। सवाल नंबर 1 का जवाब मैंने दे दिया। सवाल नंबर 2 जो आपने पूछा, मैं बता दूं, रुपए की वैल्यू जरूर गिरी है, एक्सपोर्ट लेकिन बढ़ गया है।
इतना यूएस का ड्यूटी लगने के बावजूद 22% ग्रोथ हुआ है एक्सपोर्ट में। ये फैक्ट्स है, मैं इस पर कोई डिबेट नहीं कर सकती, ये फैक्ट्स है। लेकिन आपने जो सवाल उठाए वो कौन से डिबेट का हिस्सा है मुझे नहीं पता, लेकिन आपके रंगों पर उन्होंने बहुत तगड़ी कमेंट कर दी है। शहजाद पूनावाला जी जवाब दें। सर देखिए, मैंने तो आज भगवा पहना है तो ऑब्वियसली आपत्ति तो होगी, और ये समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी, आपने भी इनसे पूछा कि भाई भाजपा का दफ्तर जलाया, क्या व्यू है आपका, तो इनका तो व्यू राम भक्तों पर गोली चलाने वाला है। भाई बताइए आईपी सिंह जी, मुलायम सिंह यादव जी ने तो गर्व किया था ना कि थोड़े और मार देने होते हिंदू तो मार ही देते हम। ये वो लोग हैं जो मठाधीश को माफिया बोलते हैं, ये वो लोग हैं जो दीपोत्सव में जब दिए लगते हैं हमारे सबसे गरीब वर्ग के लोगों के, तो उसको बोलते हैं कि नहीं ये हटा देना चाहिए। तो आईपी सिंह जी तो हमेशा हिंदू विरोधी रहे हैं, इनकी पार्टी हमेशा हिंदू विरोधी रही है। परंतु आईपी सिंह जी, मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, सुनिए एक ही सवाल है मेरा, क्या राहुल गांधी ने ही तो नहीं उकसाया? ये लाठी डंडे मारने की बात मैंने सुनाई है, अब वहीं से ये क्लू लेकर असम कांग्रेस भी बोल रही है दफ्तर जला देंगे। देखिए ये है बीजेपी का दफ्तर, ये बीजेपी का दफ्तर, और यही फोटो डाला है, और अगर नहीं होता तो क्यों डिलीट करते? आईपी सिंह जी स्टैंड लीजिए, आप तो संविधान के सेनानी हैं, आप संविधान रक्षक है, बताइए। आईपी सिंह जी, आपने कहा क्या लोकतंत्र एक तरफा हो सकता है? एक तरफा तो तभी होगा ना जब एक पार्टी के दफ्तर जला दिए जाएंगे। और करण वर्मा, मैं यही मंशा पूछना चाहती हूँ, एक तो पोस्ट डाला, फिर पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन मंशा तो सबके सामने आ गई। मैं पूछना चाहती हूँ, जो मोहब्बत की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, क्या उन्हें ये शोभा देता? देखिए नाविका जी, सिर्फ आज ही एक पोस्ट डाल के डिलीट नहीं किया, हमारे माननीय आईपी सिंह साहब ने भी एक पोस्ट डाला था आज से 2-2.5 साल पहले। देखिए, आप जब राहुल गांधी की बात कर रही थी तो आईपी सिंह साहब ने तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया। आप लोग अचरज में होंगे क्यों टॉपिक चेंज किया, क्योंकि भाई आईपी सिंह साहब ने आज से 2 साल पहले एक बड़ा शानदार ट्वीट किया था। अश्विनी जी को नहीं अच्छा लगेगा, पर उन्होंने साफ कहा था, उनके शब्द, राहुल गांधी मंद बुद्धि हैं। अब ये आईपी सिंह साहब के शब्द है, मेरे नहीं है, पूछ लीजिए, और वो सच बोलते हैं हमेशा, इसलिए वो मानेंगे भी, कई बार उन्होंने बात कबूली भी है। तो आईपी सिंह साहब बड़े सच्चे व्यक्ति हैं, और उनका मानना है भाई ट्वीट डिलीट कर दिया तो चीज खत्म हो गई, तो इसलिए वो हट गए राहुल गांधी से जब आपने बात करी। पर एक सीरियस नोट पे नाविका जी, आज अगर हम देखें, और मैं असम की अगर बात करूं, जिस तरह से कांग्रेस का एक इतिहास रहा है असम में कट्टरपंथियों को सर पे चढ़ाने का, चाहे वो बदरुद्दीन अजमल रहे हो, बदरुद्दीन अजमल से ये हटे तब जब एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई कि माइनॉरिटी वोट किसका होगा। उससे पहले बदरुद्दीन अजमल की जो जो टिप्पणियां आती थी और कांग्रेस से संपूर्ण संरक्षण उनको मिलता था। वो कहते थे हिंदू मर्द तो मर्द ही नहीं है, 4-4 बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं, कामाख्या भी हमारा है। इस तरह की शब्दावली पे कांग्रेस चुप रहती थी। कांग्रेस का हमेशा से इतिहास, चाहे हम IMDT एक्ट पे चले जाएं और चाहे इस मदनी पे चले जाएं, जरा ये मदनी के बारे में जानना बड़ा जरूरी हो जाता है नाविका जी। आज मदनी ने कांग्रेस को हड़का दिया कि भाई तुम काफी नहीं कर रहे हो। ये वही मदनी है और ये वही है जमाते उलेमाए हिंद, जिनके दफ्तर पे सबसे पहले पंडित नेहरू गए थे और उन्होंने कहा था भाई हमारे साथ चलो, और उन्होंने नेहरू जी से कहा था हमारे पर्सनल लॉ पे कभी मत बोलना, हिम्मत मत करना हमारे पर्सनल लॉ पे बोलने की। 4 शादियों का भी हक है हमें नाबालिग बच्ची से भी शादी करने का हक है, उस पर कभी मत बोलना, और नेहरू जी चुप रहे थे। आज यही जमाते उलेमाए हिंद केसेस लड़ रही है नाविका जी, सबके जो जो आप देखें, चाहे कमलेश तिवारी को जिसने मारा, घर घुस के लखनऊ में जिसके मारा, उसका लीगल केस कौन लड़ रही है? जमाते उलेमाए हिंद, इसी मदनी की जो संस्था है। यह सबसे बड़ी हलाल सर्टिफाइंग एजेंसी भी है इस देश की। 26/11, 7-11, पुणे बेस्ट बेकरी केस, जहां कोई आतंकी मिलता है उसके लिए केस लड़ने के लिए जमाते उलेमाए हिंद खड़ी हो जाती है। और कांग्रेस का एक एक व्यक्ति, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, राजीव गांधी रही हो, सब इनसे गलबलियां करने इनके दफ्तर पे जाते थे। यह है कांग्रेस का असली चरित्र, और आज यही कांग्रेस को ज्ञान दे रहे हैं कि अरे तुमसे नहीं हो पा रहा, हमें बताओ, और कट्टर होने की जरूरत। क्योंकि अब जिन राज्यों में चुनाव है वहां कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। मैं यही सवाल फहीम बेग साहब से पूछना चाहती हूं। डॉक्टर फहीम बेग, क्या कांग्रेस को आईना दिखाना आज याद आया? इतने सालों के बाद, इतने दशकों के बाद कांग्रेस अपनी हिसाब से सियासत करती आई है पिछले 8 दशकों से, और अपने हिसाब की सियासत में उसने समझ रखा था कि ये जो माइनॉरिटी वोट है ये इनकी मिल्कियत है। अब आपको कांग्रेस में नुक्स नजर आने लगे 8 दशक बाद? दिल के फफोले जल उठे,
सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जिस तरह का नैरेटिव आज की डिबेट का है, ये सिलसिला सदियों पुराना है और ये चलता रहेगा। सत्ता के लोभी अपनी सरकारों को मैनिपुलेट करने के लिए किसी भी जाति, धर्म और समुदाय विशेष को इस्तेमाल करते रहे। कांग्रेस ये करती रही है, मुसलमानों को डराकर, आज हिंदुओं को डराकर आरएसएस और बीजेपी इस काम को बखूबी अंजाम दे रही है। मगर मुझे अफसोस हुआ कि जब सिंह साहब ने रुपए गिरने के ऊपर अगर कोई टिप्पणी की या अपनी तो और से एक स्टेटमेंट दिया तो शहजाद पूनावाला हंस रहे थे। ये अफसोस का मकाम है। मैं बताता, देश का रुपया गिर रहा है। देश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, आज हर शख्स एक दूसरे से डरा हुआ है। धार्मिक समुदाय विशेष के जो स्थल हैं वो महफूज नहीं है। कोई भी नफरती चिंटू आता है और कोर्ट में जाकर एक अर्जी डालता है, चंद चीजें लेकर पहुंचता है। कोर्ट इतना जल्दी में बैठा हुआ है कि तुरंत वो कार्रवाई करते हुए किसी भी समुदाय विशेष, खासतौर से एक समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल के आसपास के माहौल को किस तरह खत्म कर दिया जाता है, जबकि अभी वो पूरा मामला जो है जुरिडिक्शन में है। और हमारे शहजाद पूनावाला साहब पता नहीं क्या क्या गिना रहे हैं। आप किसके भक्त हैं? अरे आप हैं, भक्त तो हैं, आप घर पे हैं, आप नेशनल टीवी पे बैठे हैं, आप एक सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप मुद्दों की बात कीजिए। अच्छा, कांग्रेस का जिस तरह का चरित्र रहा है वो सबके सामने है। आज वही टूल्स के रूप में इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। आज देश का जो माहौल है, आस पड़ोस के देशों को भी हमें देखना होगा। ईरान किन चीजों से गुजर रहा है। कट्टरवादी सोच किसी भी देश विशेष में होगी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर समन्वय स्थापित करने की जरूरत है। और हमारे चैनल पे जो डिबेट में बैठे लोग हैं, इनको ये बताना होगा कि देश किस ओर जा रहा है। और आप यहाँ पर पहले आप तो ये बता दीजिए कि मदनी साहब ने जो कहा, क्या वो देश में डर का माहौल नहीं बना रहा? मदनी साहब को भी क्या ऐसा कहना चाहिए था? इस पर आपने कोई विशेष टिप्पणी नहीं दी। आपने इस पर भी कुछ नहीं कहा। जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी को के दफ्तर को आग लगाकर अपना बिहू सेलिब्रेट किया है, इस पर आपकी जुबान चुप क्यों है? अफसोस तो इसी बात का है कि मुद्दों पर सियासत नहीं है। अरे ये मुद्दा है। ये मैं अपनी जबान खोलना चाह रहा हूं क्योंकि आज देश में मुद्दों पर चर्चा नहीं है। राजनीति इतनी नीचे स्तर की गिर गई है कि देश के प्रधानमंत्री उठकर अजीबोगरीब बातें करते हैं और विपक्ष जो है वो उनके जाल में फंसा हुआ है। आज आम आदमी की तो बात हो नहीं रही। उसकी थाली महंगी है, उसकी रोटी महंगी है, उसकी दवाई महंगी है, उसका रहना महंगा हो गया है। वो तमाम चीजों को हर चीज पर बोलेंगे, मदनी जी पर नहीं बोलेंगे। शहजाद पूनावाला जवाब। फहीम बेग साहब, क्योंकि आपने मुद्दों की बात की है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी आपने महंगाई की बात की, आप मुझे पिछले महीने का महंगाई दर बताइए। सबसे लोएस्ट था। आपके 50 ट्वीट और 50 रेजोल्यूशन उठा दूंगा ना एआईएमपीएल। अब बीच में नहीं साहब, बीच में नहीं, आपने लंबा बोला। एआईएमपीएल सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। ना पसमानदा हूं इसका मुझे अशराफ समाज कोड़े ना मारे, अशराफ समाज कोड़े ना मारे, मुझे बोलने की आजादी। नाविका जी देखिए, एक पसमानदा बोलता है तो कैसे चौतरफा हमला होता है। प्लीज बेग साहब, मैंने आपको बहुत समय दिया, तब आपने कोई जवाब नहीं दिया। अब आप सुनेंगे जब शहजाद अब यही है, ये सैयद मानसिकता है। ये बोलने नहीं देगी मुझे, पसमानदाओं को कुचलेगी, बोलने नहीं देगी। अब मुझे आप 50 आपके पिछले रेजोल्यूशन उठा दीजिए। अरे भाई अश्विनी मिश्रा, आप कहां से सैयद और अशराफ और पसमानदा के बीच में आ गए? आप क्या है? अब रुक जाओ भाई। अब सुनिए, 50 रेजोल्यूशन उठा लीजिए एआईएमपीएलबी के, जमीयत के और इनके ट्वीट उठा लीजिए। अगर एक में भी रुपये के बारे में हो तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। एक भी नहीं है। हाँ, इनके रेजोल्यूशन क्या आते हैं? महिलाओं का काम है खाना बनाना, किचन में रहे, 3 तलाक का अधिकार तो मर्दों को होना चाहिए। महिलाएं मंद बुद्धि होती है, उनको 3 तलाक का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट शाहबानू से लेकर शायरा बानू तक गलत है। यूसीसी जो महिलाओं के सशक्तिकरण का हथियार है, संविधान में चाहे हो, हम तो शरिया मानते हैं, शरिया मानते हैं तो वक्त के रिफॉर्म को भी नहीं मानेंगे, सीए को भी नहीं मानेंगे। ये तो इनके स्टैंड होते हैं और यहाँ पर आकर ज्ञान दे रहे हो हमें। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फहीम बेग साहब सुनिए। फहीम बेग साहब बीच में नहीं दिखे। मदनी ममदानी ना बने, आप मदनी हैं, ममदानी ना बने।
मैं आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूं, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। मदनी जी का एक बयान बता दीजिए जहां पर उन्होंने कहा है कि हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा है, इस्लामिक जिहाद हो रहा है। एक। अरे भाई, आप तो बहुत ही पीस और अमन और शांति के दूत है ना। यू आर द एम्बेसडर ऑफ पीस। जो धर्म के मजहब के नाम पर काटा जा रहा है हिंदुओं को, सीए का विरोध आपने किया। वही हथियार जो हिंदुओं को बचा सकता था। यह आपकी मानसिकता है। उम्मा के नाम पे जिहाद के साथ खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं जिहाद होगा तो जुल्म होगा और फटेंगे दिल्ली में, और जस्टिफाई करते हैं दिल्ली ब्लास्ट। सब झूठ। सब झूठ क्या? सरासर झूठ। जिहाद जस्टिफाइड है। ये सरासर जिहाद जस्टिफाइड है। झूठ कहाँ है? सब सुनवा देती हूँ। आज ही कश्मीर में क्या कहा गया, शर्जील इमाम के बारे में क्या कहा गया, उमर खालिद के बारे में क्या कहा, ये सुनिए। ये खुद आप सुन लीजिए। और पब्लिक के भी सवाल हैं। भूपेंद्र सिंह का बागपत यूपी से सवाल है। एआई तस्वीरों के जरिए बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले करने की मंशा। कांग्रेस नेता बताएं, इस देश में नफरत कौन फैला रहा है? बाबूलाल शर्मा जयपुर राजस्थान से पूछ रहे हैं। राहुल गांधी सरकार पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हैं, लेकिन जो असम कांग्रेस ने किया, क्या उसमें राहुल गांधी को नफरत नजर नहीं आती? ये सवाल पूछा गया है। जुनैदी साहब जवाब दें। सबसे पहले तो भारत देश के सभी सिटीजन्स को, सभी भारतवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि शहजाद भाई आज बड़े डैशिंग लग रहे हैं। मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि आप फुल स्लीव्स का पहना करें। जैसे आपकी नियत बिगड़ रही है क्या? तो सुनिए, तो बोलने तो दीजिए। अरे भाई, योगी जी ये सब यानी अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। आप महाराष्ट्र के योगी बन नाविका जी, मुझे डर लग रहा है। स्लीव का पहनिए। और रही बात राहुल गांधी जी को आप बीच में लेते हैं, दुश्मनी में दोस्ती का सिला रहने दिया, सारे खत जला दिए लेकिन पता रहने दिया। घुमा फिरा करके आप राहुल गांधी पे बात करते हैं। कल भी राहुल गांधी पे आप बड़ा बात कर रहे थे। लेकिन जो मदनी को बना दो ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब मदनी जी को बना दो, हमें क्या, हम उन पे बात करेंगे। मैं रेकमेंड करूंगा कि बहुत जल्द जब आपकी सरकार गिरेगी तो आपको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाए। जब कांग्रेस की सरकार होगी तो आप ही उसका विरोध करें। हमें तो बना देगी कुछ बीजेपी, आपको तो केवल इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस। कब तक इस्तेमाल होंगे? यही तो बीजेपी भी करती है। नहीं, ये देखिए, अब मदनी जी भी बोलने लगे कि आप तो इस्तेमाल हो रहे हो ना। मदनी जी बोल रहे हैं, कांग्रेस को बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। वो उनका दुख होगा, वो अच्छा उनका दुख होगा। खुश नहीं। अरे बताइए, वो दूसरे साहब की शक्ल बताइए, देखिए ना। नहीं, वो अपने दुख बोलने तो दीजिए शहजाद भाई। अच्छा बोलिए। शहजाद भाई बोलने तो दीजिए, आप मॉडरेटर मत बनिए। मदनी जी ने जो कहा है वो उनको लगता होगा, वो कह रहे होंगे। कांग्रेस को जो लगता है वो कांग्रेस करेगी। अगर इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, अगर वाकई में कांग्रेस को अपने आप में काम करने की जरूरत है तो वो करेगी। आपको नहीं लगता? कर्नाटक आपको नहीं लगता कि इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है? आसाम कांग्रेस ने जो ट्वीट किया था उसमें आपको कुछ गलत नजर आया, हाँ या ना? कर्नाटका में रिसेंटली, आसाम की बात कर रही हूँ, कर्नाटका काहे जा रहे हैं भाई? तो पहुंच रहा हूँ नाविका जी, थोड़ा टाइम लगता है। कर्नाटक ट्रेन से जा रहे हैं क्या? आजकल तो बुलेट ट्रेन है। तो मैं, हाँ, वो ट्रेन हमारे यहाँ पहुंची नहीं है। नरेंद्र मोदी पता नहीं कहाँ बुलेट ट्रेन चलवा रहे हैं, हमारे पास तो है नहीं। तो कर्नाटक, आप बुलेट वाले हो, ट्रेन में तो नहीं है। आप भी वही है सर, पसमानदा आपने अभी अपने आप को कहा। तो जिस तरह से कर्नाटका में हेट स्पीच के ऊपर बिल लाया गया, उसी तरीके से देश भर में कांग्रेस काम कर रही है ये इन तमाम चीजों को रोकने के लिए। अब बात करते हैं आसाम की, तो उसमें, अरे बोलने दीजिए शहजाद भाई, आप दूसरों को रोक देते हो यार। गाड़ी आसाम तक ले आइए ना सर। तो असम का पोस्ट आपको लगता है कि वो बीजेपी का हेडक्वार्टर्स होगा? शायद इसी को लेके विवाद है, इसलिए डिलीट किया होगा ताकि आपकी भावना को ठेस ना पहुंचे। ओहो। लेकिन कुल मिलाकर तो पोस्ट का मतलब पहले डाल दिया, बाद में ये बात समझ आती है। पहले काम हो जाता है करण वर्मा जी, बाद में समझ आती है कि किसी को ठेस ना पहुंचे। पहले क्यों नहीं समझ आती? मोहब्बत के दुकान में ऐसा सामान बिकता क्यों है, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? नाविका जी, इनकी मोहब्बत की दुकान तो इस कदर है कि अगर मैं बात करूं, ये तो यहाँ पे तो इन्होंने केवल एक पोस्ट डाला है। आपकी जनता को भी ये बात पता होनी चाहिए, केरला में नीलांबुर बायपोल में आज इन्होंने किसका सपोर्ट ले रखा है? और प्रियंका वाड्रा आती है वहां से सांसद के तौर पर केरला से। इन्होंने जमाते इस्लामी का सपोर्ट ले रखा है।
वही जमाते इस्लामिया नाविका जी जो इस समय हिंदुओं का नरसंहार कर रही है बांग्लादेश में। तो अगर कोई भी इस पे घरियाली आंसू बहाता है ना कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है बांग्लादेश में, जो वहां कर रहे हैं जमाते इस्लामी, उसकी भारत के चैप्टर से इन्होंने सपोर्ट ले रखा है नीलंबुर बाइपोल में। और कश्मीर में जहां एक राज्य जहां पर बैंड है, वहां पर ये सब साथ आ जा रहे हैं कि इनमें से बैन हटाओ, बैन हटाओ। और पिनरई विजयन इनसे बोलते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे, तो वीडी सतीशन कहते हैं अरे मेरे को मानना है अब ये सेक्युलर हो चुके होंगे, अब इतने भी कट्टरपंथ पे नहीं उतरे हैं। ये तो हालत है, जहां कोई कट्टरपंथ इनको दिखता है, कट्टरपंथ इस्लाम, ये वहां पर जाकर अपना वहां पर अलायंस बना लेते हैं। चाहे कभी फुरफुरा शरीफ रहा हो, कभी बदरुद्दीन अजमल रहा हो, कभी यहां पर हो जैसे नीलंबुर बाइपोल में है। ये सच्चाई है कांग्रेस पार्टी की, कथनी में भी करनी में भी सिर्फ और सिर्फ नफरत है इनके। मैं अश्विनी जी आपसे पूछना चाहती हूं पब्लिक के सवाल। आनंद प्रकाश कोलकाता से पूछ रहे हैं, संविधान बचाने का दावा करने वाले हमेशा मोदी विरोध के चक्कर में नफरती बात क्यों करते हैं? मोहम्मद अकरम का अलीगढ़ से सवाल है, मौलाना मदनी देश के ऐसे हालात के लिए कांग्रेस की नीति को जिम्मेदार बता रहे हैं, क्या कांग्रेस मदनी के बयान से सहमत है? जवाब दें भाई। नाविका, अभी बड़ा हाय तौबा हो रहा था कि मोदी जी के गाली दी जाती है, मोदी जी को मारने की धमकी दी जाती है। राहुल गांधी के बारे में क्या क्या बयान दिए गए हैं उनके कैबिनेट मिनिस्टर ने, उनके स्पोक्स पर्सन, नहीं जाता हूं। एक लास्ट बात शहजाद ने कही कि दिल्ली में लोग आकर के फट जाते हैं। शहजाद भाई, आपने बोला था ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, बता दीजिए ऑपरेशन सिंदूर ऑन है कि नहीं है? अच्छा, क्योंकि आपने कहा पहले आपके नेता उसको ब्लास्ट तो माने, आपके नेता भटके हुए युवा बोल रहे हैं। इमरान मसूद बोटी मसूद बोल रहे हैं, ये तो भटके हुए युवा है। पहले उनसे मनवा लो कि टेररिस्ट अटैक है, पहले मनवा लो टेररिस्ट अटैक है, पहले मनवा तो लो। वो तो बोले भटके हुए युवा है, फटते हुए युवा को भटके हुए बोल रहे हैं, वो फट रहे, आपको भटके लग रहे हैं। बताइए, आप बताइए मिश्रा जी, पहले आप इमरान मसूद को जाकर वो बोलिए सुनिए क्या आतंकी है। और ये सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं कर रहे, विरोधी दलों के नेता क्या कर रहे हैं मैं आपको सुनवाती हूँ। कश्मीर में उमर और शर्जील को क्या कहा जा रहा है, सुन लीजिए खुद। भटके हुए युवा देख सकते हैं कि हमारे स्कॉलर्स अभी भी बंद है, 5-5, 6-6 साल से जुड़े। तो उमर खालिद जैसे स्कॉलर, शर्जील इमाम जैसे स्कॉलर, या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हमारे अभी भी जेलों में बंद है। उसी के बरक्स आप देखें कि रेपिस्ट जो है, जो कन्विक्टेड रेपिस्ट जिनको सजा मिल चुकी है उनको 12 बेल मिलती है। तो फर्क मजहब की दिखती है, वो एक मजहब से वापस है, ये दूसरे मजहब से वापस है। हमें लगता है कि अगर उमर खालिद स्कॉलर, मुझे नहीं पता वो कितने हैं कितने नहीं है, या शर्जील इमाम या ऐसे कोई भी, लेकिन एटलीस्ट किसी की आवाज तो है। एक मुस्लिम लीडर्स तो हैं मुल्क में, जहां जब तक कि उन पे कोई ऐसी कोई बात वाजिया ना हो कि उन्होंने मुल्क के खिलाफ काम किया, उनको जेल में रखिए। लेकिन विदाउट ट्रायल आप लोगों को जेल में 5-5, 6-6 साल रख रहे हैं। अब आईपी सिंह जी आपसे पूछ लेती हूँ, पब्लिक के सवाल है, मेरे सवालों से आप थोड़े से नाराज हो जाते हैं तो पब्लिक के सवाल आपके पास सुना रही हूं। मंजुला अवस्थी का नोएडा से सवाल है, पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस ने देश के बंटवारे का विरोध नहीं किया, अब राहुल को पीएम बनाने के लिए क्या वही साजिश हो रही है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैं अखिलेश यादव जी को देख चुकी हूं, बहुत नजदीकी से देख चुकी हूं, और मैं जानती हूं कि राहुल गांधी से तो बहुत ज्यादा उनमें सियासी गुण भरे हुए हैं। क्या उनकी राजनीति इसकी इजाजत देती है जिस तरह की नफरत आज कांग्रेस के पोस्ट से छलकती है और कई बार कांग्रेस के नेताओं के बयानों में छलकती है? देखिए नाविका जी, जिस तरह से शहजाद पूनावाले ने बार बार नेताजी का भी नाम लिया कि उन्होंने गोलियां चलवाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि सीए के विरोध में उत्तर प्रदेश से 25 से ज्यादा हत्याएं हुई। क्या योगी आदित्यनाथ ने 12 बोर के कट्टे से हत्या करी? कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री के हाथ में है। उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री राम मंदिर निर्माण का कार्य कर रहे हैं। दूसरा कि शर्जील इमाम को लेकर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सुनिए, ये छात्र नेता थे, सुन लीजिए, इस छात्र नेता थे दोनों, इसी की सजा दी गई उनको। क्या बोले
जा रहे आईपी सिंह जी, कम से कम अपनी पार्टी के बचे कुछ वोट तो मत खा ये जाओ। छात्र नेता थे, अरे सुप्रीम कोर्ट ने बेल डिनाई से किया। सलाखों के पीछे बंद हैं। सुन लीजिए, इसी की सजा। पूरे देश देख रहा है। गजब है नाविका। ये शर्जील जो चिकन ने काटना चाह रहा है, ये छात्र नेता आप है। क्या दिखा रहे हैं? मेरी तो समझ में भी नहीं आ रहा। ये जो चिकन ने काटने वाले लोग हैं उनको छात्र नेता। उमर खालिद बोलता है इंडिया ने ऑक्यूपाई करके रखा है कश्मीर, वो छात्र नेता है। जो बुरानवानी का महिमा मंडन करता है वो छात्र नेता है। इस देश के टुकड़े करने वाले कोई छात्र नेता नहीं है, वो टेररिस्ट है। कम से कम आपके दिमाग में इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे और देश की पूरे जनता में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये छात्र नेता है, ये छात्र नेता है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने बेल डिनाई किया तो सुप्रीम कोर्ट के छात्र नेताओं को अंदर डाल रहा है। माफी मांगते, वो आतंकवादी नहीं है। माफी किसने मांगी है? से आओ, मेरे पैनल में जितने लोग बैठे ये क्या जानते हैं नाविका जी, तकलीफ। मैं छात्र एक से अरे छात्र नेता क्या बोल रहे? राहुल गांधी छात्र नेता है, शर्जील इमाम छात्र नेता है, क्या है भाई? सुनिए, ऐसा है, पहले तो आईपी सिंह जी, आपने राम भक्तों की तुलना सीए के दंगाइयों से की, ये बेहद आपत्तिजनक है। सीए के दंगाई जो कानून व्यवस्था और संविधान को चुनौती दे रहे थे, उनकी तुलना आप राम भक्तों से कर रहे हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं कि राम भक्तों पर गोलियां चलाई। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने 7 लोगों में से 5 को बेल दी। 5 मुसलमान थे, ये 2 भी मुसलमान हैं, पर मुसलमान होने नहीं होने से कोई मतलब नहीं। इनके कृत्य ऐसे थे कि 1 साल तक बेल नहीं मिलेगी उनको। मुझे लगता है कि इस देश के टुकड़े करने की जिसकी मंशा हो, उनका धर्म नहीं होता, उनकी उम्र नहीं होती, उनका कारोबार नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ देश के विरोध में खड़े हैं और देश का विरोध करने वालों की इस देश में कोई जगह नहीं हो सकती। आज हमने एक सर्वे भी किया, पूछा लोगों से कि मोदी विरोध और वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या राहुल गांधी की सेना देश में नफरती एजेंडा फैला रही है। 23,000 लोगों ने जवाब दिया। हां कहने वाले 81% लोग, नहीं कहने वाले 14, कह नहीं सकते 5%। यानी कि 81% लोग कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान ही बिकता है। ये सवाल आज पब्लिक का है कि भाई संविधान की दुहाई कौन दे रहा है और क्यों? मोहब्बत के इतने लंबे लंबे लेक्चर कौन दे रहा है? क्यों और किसे? अपने घर में तो झांक कर देख लीजिए भाई, आप ही के घर में क्या चल रहा है। यही है आज सवाल पब्लिक का। तमाम अपने पैनलिस्ट को और दर्शकों आपको धन्यवाद देती हूँ, लेती हूँ इजाजत।